हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके हम प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइंस के अब जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस या फिर जितने भी एमसीक्यूज यूट्यूब पे या फिर लूसेंट से आप कर लेते हैं उससे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है और थोड़ा भी अगर क्वेश्चन को घुमा देता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक आती है क्लास 10 से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम पहले उसको तैयार करेंगे अच्छे से, क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा तो फिर हम जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें हम थोड़ा लॉजिक भी लगा पाते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से कर भी पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। और हाँ, एक बात और कि इसमें हमको अलग से कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, जो बुक होगा वही हमारा एक नोट्स होगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस आपको अंडरलाइन करते जाना है। और मैं ये बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं और वो सीधे सीधे बनते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है हमारा। पहला पॉइंट है भौतिक परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंजेस। यदि हम इसको एक लाइन में समझें तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, केवल उस पदार्थ के रंग, आकृति या आकार में बदलाव आ जाता है। और भौतिक परिवर्तन में हम उसके जो पदार्थ होता है उसके इनिशियल स्टेज में हम उसको ला सकते हैं। यह हो गया भौतिक परिवर्तन। दूसरा हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है या केमिकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक या एक से अधिक भी नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसको हम उसके इनिशियल स्टेज में नहीं ला पाते हैं। ये हो गया हमारा केमिकल चेंजेस। अब हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे जल से बर्फ का बनना। यदि बर्फ को हम कुछ देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें तो बर्फ जो है फिर से अपने इनिशियल स्टेज वाटर में चेंज हो जाएगा। यह क्या हो गया, एक भौतिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैग्नीशियम का जलना या फिर दूध से दही का बनना। यदि दूध से दही जम गई है तो फिर से हम दही से दूध को नहीं बना पाते हैं, तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला हमारा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, आपको बुक में एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि कहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए, इस तो सबको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया का ये क्या है, एक फॉर्मूला है। रासायनिक अभिक्रिया में ये दिया है अमोनियम क्लोराइड और ये दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। अब जो रिएक्शन हो रहा है तो इससे कैल्शियम क्लोराइड जल और अमोनिया बन रहा है। यहाँ पे आपको याद क्या करना है, ये नौसादर और बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये वाला तो आपको जरूर मिला होगा देखने को। तो नौसादर का फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, अमोनियम क्लोराइड होता है। और बिना बुझा हुआ चूने का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। देखिए, दो होता है, एक बिना बुझा हुआ चूना होता है और एक बुझा हुआ चूना होता है। जो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और बिना बुझे हुए चूने का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यहाँ पे आपको ये दोनों पॉइंट लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ये चारों ही पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको चारों ही पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आपको जहां भी, जैसे कि ये चारों पॉइंट यदि इस तरह के दिखते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में आपको चार ऑप्शन में से कोई एक, इसमें से तीन उठा के दे देगा और एक कोई रॉन्ग दे देगा, वही आपको चुनना होगा। तो आप चारों ही लर्न कर लीजिएगा। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है ताप में परिवर्तन, तीसरा है रंग में परिवर्तन और चौथा है गैस का निकलना। ये चारों ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। देखिए, नेक्स्ट हमें कौन सा पॉइंट नोट करना है, इस लाइन को आप पढ़िए। मैग्नीशियम का टुकड़ा चमकदार श्वेत लौह के साथ जलता है और श्वेत चूड़ में बदल जाता है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूड़ है। देखिए, यहाँ से तीन क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैग्नीशियम का टुकड़ा से जो क्वेश्चन बनता है ये बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला तो आपका ये क्वेश्चन बन रहा है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जब ये जलता है तो जो इसकी फ्लेम होती है वो किस कलर की होती है, तो सफेद रंग की होती है। किस कलर की होती है, सफेद रंग की होती है। और बर्न होने के बाद, जलने के बाद जो उसका पाउडर होता है वो किस कलर का होता है, तो वो भी सफेद रंग का होता है। मतलब जो मैग्नीशियम बर्न होता है तो उसकी जो फ्लेम होती है वो भी व्हाइट कलर की होती है और जो उसका पाउडर होता है वो भी किस कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए, बुक में मैं केवल आपको वही पॉइंट नोट करा रही हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे आप किसी हाई लेवल एग्जाम की तैयारी करें, जैसे यूपीएसआई हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर किसी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये रिएक्टेंट आपको दे दिया है और प्रोडक्ट आपसे पूछा था। तो आपको हर तरह से, यदि आप केमिस्ट्री तैयार कर रहे हैं तो आप हर तरह से इसको तैयार कर लीजिए। और आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दिख रहा है तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के
हल्के में मत लीजिए। पहले आप ये जितने आपको ये कंपाउंड्स दिख रहे हैं जैसे कि H2SO4, ये तो आपको खुद पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है H2SO4। ये हो गया। जब जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है। कभी कभी पूछ देता है ZnSO4 दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम क्या है, जिंक सल्फेट है, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से वोलोट होती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे केमिकल इक्वेशन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इधर रिएक्टेंट हो गया और इधर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो इधर जितने सोडियम इधर हैं उतने ही सोडियम इधर होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन इधर हैं उतने ही हाइड्रोजन आपके इस साइड होने चाहिए। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जैसे हम लेते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, जब ये इस रिएक्शन कर रहा है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पे किसको बैलेंस किया है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, इसको अगर ढक दें तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 को ढक दें, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और हमको ऑक्सीजन को कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो इसके हम आगे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन देखिए क्या मैग्नीशियम जो नंबर ऑफ एटम है वो भी इक्वल है। यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1 है। तब हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया है कि मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एज इट इज है, और यहाँ पे 2 MgO है। अब यहाँ पे अब मिला लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं क्या। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियां। बस आप ये 4 विधियां जानते रहिए कि ये 4 विधियां होती हैं जिससे कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे अभी आपने पहले पढ़ा, तो वैसे भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये 4 विधियां और होती हैं जिससे कि आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चारों जानते रहिए आप, जैसे कि जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि और आयनिक समीकरण विधि। ये 4 विधियां होती हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम नोट करेंगे, और यकीन मानिए जो आप यूट्यूब से या फिर लुसेंट से जो वन लाइनर क्वेश्चंस लर्न करते हैं या फिर जो MCQs देखते हैं उससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। बस ये है कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो मेन है जो सबको आते हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन जो बाकी बच्चे ना कर पाए आप कर पाएं और आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक बार आप तो जो क्लास 10th के NCERT की बुक है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और यहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको सब कराए जाएंगे, और 1 महीने के अंदर हो जाएगा तो आपकी जो NCERT की जो क्लास 10th की बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो आपको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।